नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस ओनली चैनल। दोस्तों आज हम हिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आपके सामने हम हिस्ट्री की जो तमिलनाडु बोर्ड की 11th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसका आउटलाइन आज इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने रजू करेंगे। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि हम तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है वही कम्प्लीटली आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जो 11th स्टैंडर्ड की बुक है। और ये बुक बहुत ही अच्छी किताब है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स अच्छे से क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये दोनों के टर्म्स में बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। दोस्तों हम एक कोट के साथ शुरू करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कोट है। ये तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की पेज का बुक का फ्रंट पेज है, राइट, जो अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है कि अनटचेबिलिटी मतलब कि अपने गुजराती में कहिए अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी इज अ सीन, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड अनटचेबिलिटी इज इन अ ह्यूमन, राइट। अगर कोई कास्ट के बेस पे कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो सच में बहुत ही बुरी चीज़ है। और इसीलिए श्री महात्मा गांधी जी ने भी बताया था कि मैं फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी इज अ फाइट अगेंस्ट द इम्प्योरिटी इन ह्यूमैनिटी। इन्होंने ये बताया था कि अगर जब तक समाज में कोई भी बंदा कास्ट के बेस पे और अपने रिलीजन के बेस पे या अपने जाति के बेस पे या अपने जन्म के बेस पे अगर कोई अनटचेबल है तो वो सच में बहुत ही निंदनीय चीज़ है। और ये सही बात है दोस्तों। अगर कोई सच में अनटचेबल है तो वो करप्टेड नेता है कि जो सच में अनटचेबल है। अगर कोई सच में अनटचेबल है तो वो करप्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो रेपिस्ट लोग हैं जो सच में अनटचेबल है। अदरवाइज जो हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, हमारे घर से बाहर से कचरा उठाते हैं, कूड़ा साफ करते हैं, वो सच में रिस्पेक्ट के लायक बंदे हैं। ज़रूर कभी उनके साथ बैठ के बातें कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों 1932 में 20 सितंबर को श्री महात्मा गांधी जी ने जब वो येरवाड़ा की पुणे की जेल में थे, आपने हिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था अनटचेबिलिटी के खिलाफ। क्योंकि जब 1932 में जब जो दलित लोग थे उनके लिए अलग राइटिंग वार्ड्स की बात हुई थी, तब उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था। और उस वक्त ही हरिजन सेवक संघ नाम का एक नया फाउंडेशन भी बना था और अनटचेबिलिटी के विरोध में वो शुरू हुआ था। एक नया न्यूज़पेपर भी शुरू हुआ था, हरिजन वॉज गांधी जी नेम फॉर द अनटचेबल। गांधी जी अनटचेबल्स को क्या बोलते थे? गांधी जी अनटचेबल्स को हरिजन बोलते थे। ओके, नाउ दोस्तों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये बुक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सो आज मैं ये वीडियो में आपके सामने आउटलाइन प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कौन सी आउटलाइन है। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर इंडिया एंड जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर्स आपको पता ही है, इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स है, इंडो गंगटिक प्लेन है, डेक्कन है और साउथ का एरिया है। तो वो ज्योग्राफिकल फीचर्स से हिस्ट्री का क्या रिलेशन है वो इसमें दिया गया है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में जो पासिस हैं वो पासिस से अगर इंडो आर्यन प्रजा या ग्रीक प्रजा नहीं आती तो क्या इम्पैक्ट होती है, अगर उनके आने के बाद हमारे लिंग्विस्टिक क्या चेंज हुए हैं। तो डिफरेंट लिंग्विस्टिक, एथनिक, ये सारे ग्रुप्स आए हैं। लिंग्विस्टिक मतलब कि जो भाषा के बेस पे एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे गुजराती लोग, और एथनिक मतलब जाति, जैसे पाटीदार, राइट। तो जाति के बेस पे और एथनिक बेस पे ये इंडो गंगटिक प्लेन और हिमालयन माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका हिस्ट्री से बहुत बड़ा रिलेशन है। तो वो ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरियस एजेस के बारे में, जो स्टोन एज मतलब कि जो आदि मानव जब आदि मानव थे, उसके बाद हम कैसे आगे बढ़े हैं। और सबसे पहले इंसान ने पत्थर यूज़ करना शुरू किया, पत्थर की हेल्प से उसने औजार बनाए और उसने मतलब हंटिंग के लिए चीज़ें बनाई। और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेटल फाउंड करना शुरू किया। तो पहले ओल्ड स्टोन एज आएगा, पेलियोलिथिक एज, जिसमें हंटिंग एंड गैदरिंग ही था। उसके बाद न्यू स्टोन एज, जिसमें इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीखा, वो डोमेस्टिक एनिमल को उसने रखना सीखा। उसके बाद मेटल एज आएगी। मेटल एज मतलब कि चालकोलिथिक एरा में आइडियली
कॉपर, स्टोन एंड ब्रोंज के बारे में डिस्कशन है। और उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में आप जानते ही हैं, उसमें टाउन प्लानिंग क्या था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, डिक्लाइन हड़प्पन कल्चर का कैसे हुआ। हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन का बेसिकली दो तीन रीजन बताए जाते हैं कि कुछ नेचुरल डिजास्टर था या तो इन्वेजन ऑफ द आर्यस था। उसके बाद चैप्टर थर्ड में हम वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। वैदिक पीरियड आइडियली वी कैन डिवाइड, हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अर्ली वैदिक एरा जिसमें ऋग्वेद, आप समझ जाते हैं कि ऋग्वेद द फर्स्ट वेद विच वाज क्रिएटेड, राइट। ऋग्वेद ही पहला वेद है जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था, तो उसमें अर्ली वैदिक एरा के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और लेटर ऑन हम लेटर वैदिक एरा, जिसमें दूसरे जो बाकी के तीन वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। हर एक वेद में जैसे ऋग्वेद का टाइम था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का, और उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, सोशल सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, रिलीजियन सिचुएशन क्या थी, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होगी। सिमिलरली लेटर वैदिक एरा में भी 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक कौन सी कैसी सिचुएशन थी, वो सारी चीजें इसमें ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन ऑफ द इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी, द मगध एम्पायर एंड द अदर किंगडम्स। मगध, आपको पता ही, आपने सुना ही होगा 16 जनपद, राइट। सो 16 जनपद में से जो 4 इंपोर्टेंट जनपद थे, वत्स, अवंती, कोशला एंड मगध। तो ये चारों जनपद पे कौन कौन से शासक थे, उन्होंने कैसे शासन किया, जैसे बिंबिसारा थे, अजातशत्रु थे, साइशुंगा था, नंद डायनेस्टी थी जो मगध पे थी, राइट। तो मगध एम्पायर के बारे में बताया जाएगा। मौर्य के पहले का, मौर्य एम्पायर शुरू हुआ, उसके पहले का जो मगध एम्पायर था, वो मगध एम्पायर के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, दूसरे लोग जो पर्शियन एंड ग्रीक लोग यहाँ पे आए थे इंडिया में, तो उनके बारे में भी बेसिकली इसमें बताया गया है। जैसे सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपने सुना होगा, राइट। तो वो चीज जिसमें डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट, राइज ऑफ द जैनिज्म एंड द महावीरा एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द जैनिज्म, दिगंबर, श्वेतांबर, स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म एंड द कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, ये चैप्टर 5 में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं श्री भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर का बहुत बड़ा योगदान था। पहले तो हम डिस्कस ये करेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों क्यों एस्टैब्लिश हुए, जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म क्यों हुआ, जो कुछ लिमिटेशन थी, हिंदुइज्म का जो प्रचार था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स था, लैंग्विस्टिक कुछ प्रॉब्लम्स थे, और दूसरे भी काफी सारी क्रिटिकल सिचुएशन थी, जिसकी वजह से जो व्यापारी लोग थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़े। तो जैनिज्म, भगवान महावीर, उनके प्रिंसिपल्स, फिर श्वेतांबर और दिगंबर में जैनिज्म डिवाइड हो गया था स्थूलभद्र एंड द भद्रभाव के बीच में, और स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म एंड द कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, जैनिज्म को स्प्रेड करने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म फॉलो करते थे, वाइल द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब कि अशोका, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, मतलब बुद्धिज्म का स्प्रेडिंग करते थे। वो बुद्धिज्म फॉलो नहीं करते थे, वो सारे धर्म का अच्छे से और इक्वली सम्मान करते थे, बट उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ओके दोस्तों, सो राइज ऑफ बुद्धिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धिज्म, हीनयान एंड महायान, ये दोनों बुद्धिज्म के पार्ट हैं। और अशोक जो थे वो हीनयान के प्रचारक थे। इवन जो महायान संप्रदाय है वो तो अशोक की डेथ के बाद, काफी टाइम बाद, जब कनिष्क का शासन था उस वक्त आया था। सो अशोक ने हीनयान का प्रचार किया था। स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म, अशोक ने बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए दूसरे देशों में भी लोग भेजे थे, जैसे श्रीलंका में उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भेजा था, तो वहां पे दीपवंश और महावंश की स्थापना की थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस बुद्धिज्म का हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है। जीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में डिफरेंशिएट्स क्या है। अगर जैसे कि किसी में आत्मा में बिलीव करते हैं तो क्या बुद्धिज्म में आत्मा में बिलीव नहीं करते हैं। जैनिज्म में अगर कोई वस्त्र दान करने की पैटर्न है तो बुद्धिज्म में नहीं है। ये काफी सारी चीजें हैं जो एक जैन धर्म और बुद्धिज्म के बीच में एक कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, जिसमें दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और दोनों में डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होगी। नेक्स्ट,
इंडिया ऑफ द प्री मौर्यन पीरियड, मौर्य एरा के पहले का इंडिया, उसमें भी हम अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पर्शियन इन्वेजन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया ऑफ द प्री मौर्यन पीरियड कि मौर्य के पहले का इंडिया कैसा था, और नंद डायनेस्टी जिसमें धनानंद बहुत जाना माना राजा था, राइट। तो और उसने गलती वही कर दी थी कि उसने कौटिल्य श्री चाणक्य जी का अपमान कर दिया था और उन्होंने उसे मगध साम्राज्य से निकाल दिया था चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से। ओके, सो नेक्स्ट मौर्यन पीरियड में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे, पहले तो हम सोर्सेज देखेंगे कि मौर्य पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। जैसे कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, फिर विशाखादत्त की जो मुद्रा राक्षस है, मेगास्थनीज की इंडिया है, और अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी केव्स हैं, ये सारी चीजें हमें मौर्य पीरियड के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसारा, उसके बाद उनके पुत्र अशोका, ये बहुत ही बड़े बड़े राजा हो गए थे। अशोका के बाद मौर्यन पीरियड डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। उसके भी कुछ रीजन थे, जैसे अशोका की प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी थी, नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, एम्पायर का पार्टीशन हो गया था। सो काफी सारे रीजन थे मौर्यन डिक्लाइन का भी। और इसमें हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मगध मौर्य पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और गवर्नमेंट कैसे चलती थी, उनकी आर्मी कैसी थी, उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे चल रहा था, उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जुडिशरी कैसी थी, पुलिस कैसी थी। ये सारी चीजें आइडियली मिलती है हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से। उसके बाद इंडिया आफ्टर द मौर्यस, मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बाद इंडिया में कौन से साम्राज्य हुए, ये एक्चुअली बताता है कि मौर्य एंड गुप्ता के भी गुप्त साम्राज्य के बीच में इंडिया में सिचुएशन क्या थी। तो पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने लास्ट मौर्यन किंग को हरा के शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसके बाद कनवास, वासुदेव कनवास, सातवाहनास, कुषाण्स, जिसमें एक बहुत ही अच्छा राजा हो गया था कनिष्क, जिसके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी और जिसमें महायान संप्रदाय की स्थापना भी हुई थी। दोस्तों, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट, ये दोनों ऐसी आर्ट है जो स्कल्पचर की आर्ट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम संगम एज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। संगम एज में हम आइडियली डिस्कस करेंगे लिटरेचर, संगम एज का कैसा था, और जो चेरास थे, चोलास थे एंड दी पांड्यास थे। यहाँ पे रॉयल चोलास की बात नहीं हो रही है, उसके पहले के जो चोलास थे उनके बारे में डिस्कशन है। तो थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादातर तमिलनाडु की हिस्ट्री दी गई है, क्योंकि ये बुक तमिलनाडु बोर्ड की बुक है। तो संगम एज में ज्यादातर हिस्ट्री फोकस तमिलनाडु के ऊपर है, तो हम इसमें से सिर्फ जरूरत की चीजें ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ द गुप्ता पीरियड, इसमें हम श्रीगुप्त से लेके कैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चर कैसा था, कल्चरल कंडीशन क्या थी, फिर उनका डिक्लाइन के रीजन क्या थे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका जो सोर्सेस है गुप्ता पीरियड का, आपको पता ही है, विशाखादत्त जी ने लिखी थी 2 बुकें, देवी चंद्रगुप्तम एंड दी मुद्रा राक्षसम, तो उसमें से ये चीजें मिलती हैं। फिर कुछ मेहरोल्लिक जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसमें जो बड़े बड़े राजा हो गए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, सॉरी नॉट द मौर्य, चंद्रगुप्त 1 है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त 2 है, जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। तो ये सारे राजा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त थे, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, तो वो सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, एक गुप्ता का जो पीरियड था वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन टाइम माना जाता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन समझना बहुत जरूरी है। उनकी सोशल लाइफ, उनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर लाइफ कैसी थी, उनके जो जैसे बाग की उनकी जो पेंटिंग्स है वो कैसी थी, उनका लिटरेचर उस समय का कैसा था, साइंस बहुत डेवलप हो चुका था गुप्ता पीरियड में। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, आर्यभट्ट जैसे, वो सारे गुप्ता साम्राज्य में ही थे। दोस्तों, हर्षवर्धन और सोशल हर्षवर्धन के जो सोर्सेस है, हर्षवर्धन जो बहुत बड़ा राजा हो गया था, जो आप जानते ही हैं, जो थाने में राज करते थे। उन्होंने बाद में तो पूरे इंडिया में उनका एक साम्राज्य हो गया था।
उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके जो सोर्सेज मानते हैं, तो उनका सोर्सेज है हर्ष चरित्र जो बाण ने लिखी है, कवि थे वो, बहुत बड़े कवि थे बाणा। उसके बाद रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे जो नाटक हर्षवर्धन ने खुद लिखे थे, उसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके दूसरे सोर्सेज अगर आप जो देखें तो मधुबनी प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोनपट प्लेन इंस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजों में से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में मिलती है चीजें। हर्षा इन दी कनौज असेंबली, आप जानते ही है कि हर्षवर्धन ने अपने टाइम पे कनौज असेंबली भी एस्टैब्लिश की थी, और उसके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल और सोसाइटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को हर्षवर्धन ने कैसे सपोर्ट किया था, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम साउथ इंडियन एम्पायर्स पे जाएंगे, जिसमें हम पल्लव, चालुक्यस, राष्ट्रकूटास एंड चोलास, ये उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें हम देखेंगे कि पल्लव डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई थी, और उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री उसकी क्या थी, जैसे महेंद्र वर्मन वन से लेकर नरसिंह वर्मन वन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, एजुकेशन कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, महाबलीपुरम में उनका आर्किटेक्चर जो हम देख सकते हैं, जैसे वो रथास है और दूसरे शो टेम्पल्स हैं, तो वो सारे उनके पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे बने थे। उसके बाद हम चालुक्य और राष्ट्रकूटास के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पुलकेशी सेकंड एंड कृष्णावन राजा थे, कृष्णावन ने जो कैलाश टेम्पल की स्थापना की थी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चोलास, राजराज वन से लेकर राजेंद्र वन और दूसरे जो चोला राजास थे, ये इंपीरियल चोलास बोलते हैं। इसमें जो आगे चोलास थे वो चोलास इंपीरियल चोलास नहीं थे, वो इनके पहले के चोलास थे। और इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम कल्चरल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड दी डिफरेंट एशियन कंट्रीज हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम चाइना, तिब्बत और श्रीलंका के साथ हमारे कैसे रिलेशन थे, बुद्धिस्ट के टाइम पे कैसे बुद्धा वहाँ पे गए थे और बुद्ध प्रचार हुआ था वहाँ पे नेपाल के साथ। और साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कंबोडिया में एक मंदिर है, वो माना जाता है कि हमारे राजा ने बनाया है। फिर चंपा, सियाम, थाईलैंड, सुमात्रा, जावा, बाली, म्यांमार, ये सारे देश के साथ हमारे रिलेशन कैसे थे, कल्चरल रिलेशन। स्पेसिफिकली हम इसमें कोई इकोनॉमिकल या ज्योग्राफिकल या दूसरे के रिलेशन नहीं देखेंगे, कल्चरल रिलेशन हमारे कैसे थे उनके साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। हिस्ट्री में आपको काफी सारी चीजें बहुत हेल्प करेगी, और एक बात समझ लीजिए, इसमें जितना समझने का ट्राई करेंगे उतना ही सही रहेगा दोस्तों। उसके बाद होगा हम इंडिया ड्यूरिंग दी अरब इन्वेजन्स। अरब इन्वेजन के समय इंडिया की सिचुएशन क्या थी उस वक्त, हमारे में राजपूत किंगडम हुआ करता था, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा, जो बहुत बड़े राजा हो चुके थे उस वक्त मोहम्मद घोरी के साथ। उनका जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ द तेरेन जो बोली जाती है 1191-1192 में, जो घोरी के साथ उनकी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ द तेरेन, पृथ्वीराज चौहान ने कैसे उनके साथ फाइट किया था, और मोहम्मद गजनी ने कैसे इंडिया को तबाह कर दिया था, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हम स्लेव डायनेस्टी से लेके, स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, और ये सारी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किए थे, और फाइनली फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत between the Babur and the Ibrahim Lodi in the 1526। So ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 26 में, सॉरी 16 में। Next chapter number of 17 will basically discuss the social and economic and cultural condition under the Sultanate of the Delhi। मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हमारी सामाजिक सिचुएशन कैसी थी, आर्थिक सिचुएशन कैसी थी, और कल्चरल कंडीशन क्या थी। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे भक्ति मूवमेंट पे। भक्ति मूवमेंट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मिडियल इंडिया में रामानंदा, कबीर, वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, सूफीज्म, ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उनका भी भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान था हमारे हिस्टोरिकल टाइम पे। भक्ति मूवमेंट ने ही अगर
इस देश में कल्चरल सिचुएशन अगर उस वक्त जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का अगर भक्ति मूवमेंट नहीं हुआ होता तो शायद हमारे देश में कंप्लीटली मुगल साम्राज्य जैसा हो गया होता। फिर भी भक्ति मूवमेंट ने एक हिंदुइज्म को जिंदा रखा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि उसमें जैनिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म ये तीनों का बहुत अच्छे से प्रचार हुआ था। और सिखिज्म जो गुरु नानक साहब ने जिसकी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एंड द बहमानी किंगडम हम आइडियली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट हाँ, जो कृष्णदेवराय जी का जो विजयनगर एम्पायर था बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था, उसके बारे में हम जरूर से डिस्कस करेंगे। सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर कंडीशन के उस टाइम की हम देखेंगे। नेक्स्ट मुगल एम्पायर के बारे में हम देखेंगे, जिसमें हम बाबर से लेके औरंगजेब तक के सारे राजा के बारे में देखेंगे, उनकी हिस्ट्री, उन्होंने क्या क्या स्कल्पचर क्रिएट किया है और कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। काफी सारे मॉन्यूमेंट्स आज भी हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के टाइम पे बने हुए हैं। दोस्तों, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनके एम्पायर कैसे शासन करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल कैसे काम करते थे, उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसा था, मतलब कि जो स्टेट लेवल पे जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, ऑफिशियल्स उनकी ड्यूटीज कैसी थी और मुगल साम्राज्य की डिक्लाइन की वजह क्या थी, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 21 में देखेंगे। नेक्स्ट इन चैप्टर नंबर 22 हम देखेंगे कि सोशल इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस कल्चर कंडीशंस अंडर द मुगल साम्राज्य, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट, राइज ऑफ द मराठास, मराठा साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ। मराठा को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मराठा लोग ही थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को टैकल करने का ट्राई किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भक्ति मूवमेंट ने दिल्ली सल्तनत को टैकल करने का काम किया था, वैसे ही मराठा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य से इस देश को बचाने का काम किया था। और उसमें भी जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी फाइट दी थी। फिर भी उनका जो अष्टप्रधान मंडल था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने के लिए। और पेशवास थे बालाजी बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव वन, ये सारे पेशवास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूरोपियन का इंडिया में आगमन कैसे हुआ था और इंडिया में ब्रिटिश रूल कैसे एस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, उसमें देखेंगे पोर्टुगीज से लेके डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सब लोग कैसे आए थे, कार्नेटिक वॉर्स क्या थी, ये बेसिक्स हम हिस्ट्री देखेंगे। इसके आगे चैप्टर नंबर 24 के आगे का जो डिस्कशन है वो आइडियली जो स्पेक्ट्रम की बुक है श्री बिपिन चंद्रा की, उसमें से ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपका फ्लो अच्छे से मेंटेन होगा। हम शुरुआत करने जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे स्टोन एज से लेके हम आपको ब्रिटिश एरा तक का जो डिस्कशन होगा ये कंप्लीटली ये बुक के डिस्कशन में दे देंगे। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो बुक में नहीं है और वो टॉपिक के बारे में डिस्कशन जरूरी है तो हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, आपको बता देंगे कि ये बुक में नहीं है लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। तो वन बाय वन हम आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो कि टॉपिक के बारे में डिस्कस करते जाएंगे, तमिलनाडु बोर्ड को बुक को रेफरेंस रखेंगे और सारे टॉपिक्स जो जरूरी है, जो आज तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके बेस पे, वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और आपको एक अच्छा सा गाइडेंस दे पाएंगे इन फ्यूचर भी, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपने जीपीएससी की कोई भी एक रिटन एग्जाम पास की हुई है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आपको लगता है कि आप वीक में 2-3 घंटे भी टाइम डिवोट कर सकते हैं या दिन में 1 घंटा भी टाइम डिवोट कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट के लिए, हम आपको, अगर आप बोलते हो कि मैंने सिविल में जीपीएससी पास की है और मुझे सिविल के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है दोस्तों। हम चाहते हैं ये चैनल जीएस ओनली चैनल को एक्सपांड करना कि ये सिर्फ जीपीएससी क्लास 1-2 के तक लिमिट नहीं रहेगी। हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़े और जीपीएससी जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कॉमर्स, आर्ट और सबके बारे में, वो सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको एक्सपांड करने का ट्राई करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके फीडबैक कोई है तो gsonly2020@gmail.com पे हमें मेल कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे इन टच। थैंक यू सो मच।